हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने ही चैनल बी इंग्लिश चैंपियन में। आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ वो है अ रिच मैन एंड हिज सन, जो बहुत ही अच्छी स्टोरी है गाइस। बहुत कुछ इसमें से आपको सीखने को मिलेगा। बहुत से ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो कि ग्रामेटिकली आपको समझाऊंगा, एक एक वर्ड का हिंदी मीनिंग बताऊंगा ताकि आपके लिए इसको समझना और पढ़ना आसान हो जाए। कभी भी आप कोई बुक पढ़ें तो उसका मीनिंग अच्छे से निकाल पाएँ कि कैसे बात की गई और कैसे आपको उसके सेंस को पहचानना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टोरी का टाइटल है अ रिच मैन एंड हिज सन। रिच मैन का मतलब है अमीर आदमी, एंड हिज सन और इसका बेटा, एक अमीर आदमी और इसका बेटा। तो किस तरह से ये टाइटल इस स्टोरी से रिलेट करता है ये जानने के लिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है गाइस, वीडियो को पूरा देखें ताकि आप स्टोरी को अच्छे से समझ पाए। तो स्टोरी को पढ़ना शुरू करते हैं। अ रिच मैन्स सन वॉज ग्रेजुएटिंग कॉलेज। तो इसका मतलब है अ रिच मैन्स सन यानी एक अमीर आदमी का बेटा। यहाँ पर जो ये अपोस्ट्रोफी एस है और इसका मतलब होता है का की के, इस सेंस में इसका हम यूज करते हैं। एक अमीर आदमी का बेटा, वॉज यानी था, और ग्रेजुएटिंग का मतलब है स्नातक कर रहा। ग्रेजुएटिंग यानी स्नातक कर रहा था, और कॉलेज यानी कॉलेज से। एक अमीर आदमी का बेटा कॉलेज से स्नातक कर रहा था। अब इस सेंटेंस के हम स्ट्रक्चर को समझते हैं। ये पास्ट कॉन्टिन्यूस का अफर्मेटिव सेंटेंस है क्योंकि इसमें वर्ब के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म आई है। तो जिन सेंटेंसेस में वर्ब की आईएनजी फॉर्म और वर्ब का यूज किया जाता है वो पास्ट कॉन्टिन्यूस का सेंटेंस होता है। आगे देखते हैं। फॉर मंथ्स द सन वॉज आस्किंग हिज फादर फॉर अ न्यू कार। तो इसका मतलब है फॉर का मतलब होता है से, और मंथ्स यानी कई महीने, यानी कई महीने से। द सन यानी बेटा, वॉज यानी था, आस्किंग हिज फादर फॉर यानी अपने पिता से मांग रहा था। क्योंकि यहाँ पर आस्किंग और फॉर एक प्रेपोजिशन है, लेकिन आस्किंग के साथ इसका मीनिंग निकलेगा। आस्किंग फॉर यानी मांग रहा था, हिज फादर अपने पिता से। अ न्यू कार यानी एक नई कार। तो इसका मतलब है कई महीने से बेटा अपने पिता से एक नई कार मांग रहा था। ये सेंटेंस जो है ये भी आपका पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का सेंटेंस है, और इसमें जो न्यू है ये एक एडजेक्टिव है क्योंकि ये कार की विशेषता बता रहा है, और कार एक नाउन है। तो जो भी वर्ड नाउन की विशेषता बताते हैं या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं उनको हम एडजेक्टिव कहते हैं। और आगे देखिए, नोइंग दैट इज फादर हैड मोर देन इनफ मनी। नोइंग का मतलब है ये जानते हुए। क्या मतलब है इसका? ये जानते हुए दैट यानी कि, दैट यहाँ पर एक कंजक्शन का काम कर रहा है, तो इसीलिए हम इसका मतलब पढ़ेंगे कि। हिज फादर उसके पिता के, और हैड का मतलब है पास था। ये हैड का यूज पास होने के सेंस में किया गया है, इसीलिए ये पास्ट का पॉजिटिव सेंटेंस है। और मोर का मतलब होता है ज्यादा, और देन का मतलब है से। इनफ मनी यानी पर्याप्त धन से ज्यादा था, यानी ये जानते हुए कि उसके पिता के पास पर्याप्त धन से ज्यादा पैसा था, इसीलिए कई महीनों से वो अपने पिताजी से एक नई कार मांग रहा था। आगे देखते हैं। व्हेन ग्रेजुएशन डे केम द यंग मैन्स फादर कॉल्ड हिम इनटू द स्टडी। तो इसका मतलब है व्हेन का मतलब है जब, ग्रेजुएशन का मतलब है स्नातक का, और डे यानी दिन। व्हेन के बाद अगर ये व्हेन एक क्वेश्चन वर्ड है वैसे, और अगर इसके बाद कोई हेल्पिंग वर्ब आती है तो इसका मतलब हम पढ़ते हैं कब, लेकिन जब इसका यूज हम कंजक्शन के रूप में करते हैं तो इसका मीनिंग हम पढ़ते हैं जब। व्हेन यानी जब, ग्रेजुएशन डे यानी स्नातक का दिन, केम आया, जब स्नातक का दिन आया। द यंग मैन्स इसका मतलब है उस नौजवान के। ये भी अपोस्ट्रोफी एस है, और मैंने आपको पहले ही बताया है कि अपोस्ट्रोफी एस का यूज हम का की के इस सेंस में करते हैं। तो उस नौजवान के फादर यानी पिता ने। कॉल्ड का मतलब है बुलाया, और हिम उसको, इनटू का मतलब होता है अंदर। द स्टडी, यहाँ पर स्टडी के आगे वैसे रूम होना चाहिए, तो इसको हम ऐसे पढ़ेंगे स्टडी रूम यानी अध्ययन कक्ष में। तो जब स्नातक का दिन आया तो उस नौजवान के पिता ने उसको अध्ययन कक्ष के अंदर बुलाया। अब इस सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस है, क्योंकि कॉल्ड जो कि वर्ब की सेकंड फॉर्म है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इनटू एक प्रेपोजिशन है, और इसका यूज हम तब करते हैं जब कोई भी चीज बाहर से किसी बंद चीज के अंदर जाती है। तो इनटू द स्टडी यानी अध्ययन कक्ष के अंदर। द फादर हैंडेड हिम अ रैप्ड गिफ्ट एंड कॉन्ग्रेचुलेटेड द न्यू अबाउट टू बी ग्रेजुएटेड ऑन हिज अचीवमेंट। द फादर यानी पिता ने, हैंडेड का मतलब है हाथ में दे दिया, हिम उसके, पिता ने उसके हाथ में दे दिया क्या चीज, अ रैप्ड गिफ्ट। इसका मतलब है एक
लिपटा हुआ यानी लपेटा हुआ गिफ्ट, लपेट यानी रैप यानी किसी भी चीज़ में, जैसे कोई रैपर जो होता है कोई पन्नी वगैरह, तो उसमें एक लपेटा हुआ जो गिफ्ट था वो उसके हाथ में दे दिया, एंड कॉन्ग्रेचुलेटेड और इसको बधाई दी। ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है और ये भी वर्ब की सेकंड फॉर्म है, दोनों पास्ट इंडेफिनिट के सेंटेंस है। कॉन्ग्रेचुलेटेड यानी बधाई दी, द न्यू का मतलब है नए दिन की, अबाउट यानी के लिए, टू बी होने, और ग्रेजुएटेड यानी स्नातक। ऑन मिस होता है पर, हिज उसकी अचीवमेंट यानी उपलब्धि, और पिता ने उसको एक लपेटा हुआ एक गिफ्ट उसके हाथ में दे दिया और उसको उसकी उपलब्धि पर स्नातक होने के लिए एक नए दिन की बधाई दी। आगे देखते हैं। लुकिंग डिसअपॉइंटेड द सन ओपन द गिफ्ट टू फाइंड अ लवली लेदर बाउंड जर्नल विद द यंग मैन्स नेम इम्बोज्ड ऑन द कवर। तो लुकिंग का मतलब होता है लगकर या देखते हुए, डिसअपॉइंटेड यानी, तो उस पूरी का मतलब हम पढ़ेंगे। लुकिंग डिसअपॉइंटेड यानी निराश होकर, लुकिंग डिसअपॉइंटेड निराश होकर, द सन बेटे ने, ओपन यानी खोला, द गिफ्ट यानी गिफ्ट को, टू फाइंड ढूंढने के लिए, टू फाइंड यानी पाया, लवली एक प्यारा सा, लेदर यानी चमड़े का, बाउंड कहते हैं जिल्द वाला जिसके ऊपर कवर चढ़ा होता है, जिल्द वाला, जर्नल जिल्द वाली जर्नल का मतलब होता है पत्रिका। तो निराश होकर बेटे ने गिफ्ट को खोला और इसमें एक बहुत ही प्यारी सी चमड़े की जिल्द वाली एक पत्रिका को पाया। विद यानी साथ, द यंग मैन्स नेम यानी उस नौजवान का नाम, एम्बोस्ड ये एक न्यू वर्ड है तो इसको हम ध्यान रखेंगे। एम्बोस्ड का मतलब होता है उभरा हुआ। उभरा हुआ का मतलब जैसे कोई भी समतल जगह होती है और उसके ऊपर को जब कोई चीज़ उभरी हुई होती है तो उसको हम एम्बोस कहते हैं, यानी एम्बोस यानी उभरा हुआ था, ऑन द कवर यानी कवर के ऊपर। तो जो पत्रिका थी तो उसके ऊपर उस नौजवान आदमी का नाम उस कवर के ऊपर उभरा हुआ था। ही एंग्रीली रेज्ड हिज वॉइस, थ्रू डाउन द जर्नल एंड स्टोर्म्ड आउट। ही यानी उसने और एंग्रीली का मतलब है गुस्से से, रेज्ड यानी रेज्ड हिज वॉइस इसका वैसे मतलब है चीखा, यानी वो गुस्से से चीखा। रेज्ड मतलब उठाई, हिज मीन्स अपनी, वॉइस आवाज यानी अपनी आवाज को उसने उठाया, और तो इसका मतलब क्या हुआ यानी चीखा। वो गुस्से से चीखा, थ्रू डाउन नीचे फेंक दिया, द जर्नल पत्रिका को, एंड स्टोर्म्ड आउट बिल्कुल तूफान की तरह बाहर चला गया। तो उसने गुस्से से मतलब वो गुस्से से चीखा, पत्रिका को नीचे फेंका और तूफान की तरह बाहर चला गया। यहाँ पर एंग्रीली आपको नजर आ रहा है, ये एक एडवर्ब है क्योंकि विशेषता बता रहा है यहाँ रेज्ड की। रेज्ड एक वर्ब है और कैसे चीखा, एंग्रीली यानी गुस्से से। और यहाँ पर आप देख सकते हैं थ्रो की सेकंड फॉर्म में थ्रू, ये भी वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। डाउन जो है वो एक प्रेपोजिशन है, क्योंकि प्रेपोजिशन का यूज कब करते हैं, जब किसी नाउन का रिलेशन दूसरे नाउन से जब होता है तो वहां पर प्रेपोजिशन का यूज करते हैं। आगे देखते हैं। द यंग मैन हैड नॉट सीन हिज फादर सिंस ग्रेजुएशन डे। द यंग मैन इस नौजवान ने, हैड नॉट सीन नहीं देखा था, ये पास्ट परफेक्ट का नेगेटिव सेंटेंस है। यहाँ पर हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म दी है, तो हैड के साथ जब वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है वो पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस होता है। द यंग मैन इस नौजवान ने, हैड नॉट सीन नहीं देखा था, हिज फादर अपने पिता को, सिंस यानी से, ग्रेजुएशन डे यानी स्नातक के दिन, उस नौजवान ने स्नातक के दिन से अपने पिता को नहीं देखा था। यहाँ पर से की मीनिंग सिंस लगी है, और जब कोई समय की अवधि बताई जाती है तो फॉर का यूज करते हैं, और निश्चित समय जब बताया जाता है तो हम सी के लिए सिंस का यूज करते हैं। ही बिकेम सक्सेसफुल, he became successful and was wealthy like his father with a beautiful home and family. He became वो हो गया, successful यानी सफल, and was और था, wealthy यानी धनी, like मीन्स तरह, his father अपने पिता की, वो अपने पिता की तरह धनी हो गया था, और सक्सेसफुल यानी सफल हो गया था, विद यानी साथ, अ ब्यूटीफुल होम एक सुंदर सा घर, एंड फैमिली और एक अच्छा सा परिवार था उसका। ये जो सेंटेंस है ये वर्ब के सेकंड फॉर्म है, ये पास्ट इंडेफिनिट का, और यहाँ पर आप देख सकते हैं वॉज जो कि एक विक्रिया है, और इसके बाद एक वेल्दी का मतलब है धनी, जो कि एक आपका एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है। तो जब भी किसी विक्रिया के बाद कोई भी कॉम्प्लीमेंट दिया जाता है, चाहे वो एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट हो या एडवर्ब कॉम्प्लीमेंट हो या फिर नाउन कॉम्प्लीमेंट हो, वो आपका सिंपल सेंटेंस होता है। तो ये वॉज के बाद एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है, तो ये आपका सिंपल पास्ट का सेंटेंस है। तो वो कैसा हो गया, अपने पिता की तरह धनी और सफल हो गया था, और अच्छा सा उसका घर था और परिवार था। ही केम टू रियलाइज
his father was aging and it may be time to put the past behind them. He यानी उसने came to realize, इस पूरे फ्रेज का मतलब है महसूस किया या फिर उसने एहसास किया. He came to realize, उसे एहसास हुआ. His father, उसके पिता, was aging यानी बूढ़े हो रहे थे. ये भी past continuous का सेंटेंस है. Was aging, बूढ़े हो रहे थे. And और it may be, हो सकता है, टाइम में, समय, to put, छोड़ने के लिए, द पास्ट यानी पुराने समय को यानी अतीत को, बिहाइंड यानी पीछे, them उनके, और ये उनके पीछे अतीत को छोड़ने का समय हो सकता है कि जो हमारा पास्ट है उसको हम पीछे छोड़ दें, तो ये वही समय है. आगे देखते हैं. जस्ट देन ही रिसीव्ड अ मैसेज दैट हिज फादर हैड पास्ड. जस्ट देन का मतलब होता है उसी वक्त, ही उसने, और रिसीव्ड का मतलब है प्राप्त किया, अ मैसेज एक संदेश, उसी वक्त उसको एक संदेश प्राप्त हुआ या मिला. दैट यानी कि हिज फादर, उसके पिता, हैड पास्ड यानी गुजर गए थे यानी मर गए थे. उसी वक्त उसको एक मैसेज मिला कि उसके पिता गुजर चुके थे यानी मर चुके थे. और हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ये पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस है. एंड ही हैड टू रिटर्न होम टू टेक केयर ऑफ द स्टेट. एंड का मतलब है और, ही उसको हैड टू रिटर्न वापस लौटना था. यहाँ पर हैड के बाद टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो जब भी किसी भी हेल्पिंग वर्ब के बाद टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डायरेक्ट आती है तो वो काम हमें करना पड़ता है यानी उसे लौटना पड़ा. होम यानी घर, टू टेक केयर का मतलब है देखभाल करने के लिए, ऑफ द स्टेट यानी साम्राज्य, यानी जो उसके पिता का साम्राज्य था, जो भी प्रॉपर्टी थी, उस स्टेट की देखभाल करने के लिए उसको घर वापस लौटना पड़ा. As the morning sun regretfully returned home, he began searching through his father's important papers and saw that still new journal just as he had left it. तो इसका मतलब समझते हो. As चूंकि यानी जैसे ही पढ़ेंगे, एज जैसे ही, द मॉर्निंग, ये सुबह वाला मॉर्निंग नहीं, इसमें ओ के बाद यू आया है. मॉर्निंग का मतलब होता है दुखी, सन बेटा. जो जब कोई किसी का अपना मर जाता है या उसको कोई दुख होता है तो उसके लिए हम दुखी होते हैं, विलाप करते हैं. तो मॉर्निंग सन यानी दुखी बेटा, रिग्रेटफुली यानी पछताते हुए, रिटर्न वापस लौटा, होम घर. और जैसे ही दुखी बेटा पछताते हुए अपने घर वापस लौटा, ही उसने, बिगिन शुरू कर दिया, सर्चिंग का मतलब है तलाश करना. ये एक जेरेंड है जिसका मतलब है तलाश करना, क्योंकि वर्ब के बाद ये वर्ब की आईएनजी फॉर्म है. थ्रू यानी में से, हिज अपने, फादर्स पिता के, इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण, और पेपर्स जो पेपर होते हैं, तो उसने अपने पिता के महत्वपूर्ण पेपर में से तलाश करना शुरू कर दिया. एंड सॉर देखा, दैट की स्टिल यानी अब भी, न्यू जर्नल नई पत्रिका को, और अब भी उस नई पत्रिका को देखा, जस्ट एज जिस तरह से ही मीन्स उसने, हैड लेफ्ट छोड़ा था, इट यानी उसको, जैसे जिस तरह से उसने उसको छोड़ा था. यहाँ पर भी हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ये भी पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है. ही ओपनड इट, ही ओपन यानी उसने खोला, इट इसको, ये जो इट है ये जर्नल यानी पत्रिका के लिए, उसने उसको खोला. एंड मिस और एज जैसे ही मिस उसने, फ्लिप्ड का मतलब होता है पलटा. थ्रू द पेजेस यानी पेजों को, एक कार की चाबी, ड्रॉप्ड यानी गिरी, फ्रॉम मिस से. द बैक का मतलब होता है पीछे, ऑफ द जर्नल पत्रिका के पीछे से एक कार की चाबी मतलब नीचे गिरी. आगे देखते हैं. अ डीलर टैग वॉज अटैच्ड टू द की दैट रीड पेड इन फुल. अ डीलर टैग, एक डीलर टैग का मतलब होता है जिससे उसने वो कार खरीदी थी यानी दुकानदार. डीलर टैग वॉज यानी था, अटैच्ड यानी लगा हुआ, टू द की चाबी से, और चाबी से एक डीलर टैग लगा हुआ था, वॉज अटैच्ड. ये वॉज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है. तो जो कार की चाबी थी उससे एक डीलर टैग लगा हुआ था. दैट दैट रीड की, रीड यानी पढ़ो, पेड इन फुल. पेड इन फुल का मतलब है उसको पूरी, उसका जो चार्ज था उसको फुल पे कर दिया गया था. वेयर एवर दिस कार टेक्स यू, राइट अबाउट इट टू रिमेंबर इट फॉर एवर. वेयर एवर यानी जहाँ कहीं भी, और दिस कार का मतलब ये कार, टेक्स ले जाती है, यू यानी तुमको, जहाँ कहीं भी ये कार तुमको ले जाती है. राइट यानी लिखो, अबाउट बारे में, इट इसके, तो इसके बारे में लिखना. टू रिमेंबर याद रखो, इट इसको, फॉर एवर हमेशा, हमेशा इसको याद रखो. लव डैड, लव का मतलब है प्यार करो, और डैड यानी डैड को.
आगे देखते हैं, नो मैटर वॉट यू एक्सपेक्ट बी ग्रेटफुल फॉर वॉट यू आर गिवन। नो मैटर कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसका मतलब है कोई फर्क नहीं पड़ता है, वॉट यानी जो, इसका मतलब है जो। ये एक रिलेटिव प्रोनाउन है, किसके लिए बोला गया, मैटर के लिए। कोई फर्क नहीं पड़ता है जो यू यानी तुम, एक्सपेक्ट का मतलब है उम्मीद करते हो, यानी जो तुम उम्मीद करते हो। बी ग्रेटफुल का मतलब है आभारी रहो यानी एहसान मानो। फॉर के लिए वॉट जो कुछ, यू यानी तुमको। यहाँ पर ये जो सेंटेंस है, आर के बाद आप देख सकते हैं गिवन दिया है जो कि वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो जब भी बी क्रिया के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है वो पैसिव वॉइस का सेंटेंस होता है, और पैसिव वॉइस में जहाँ जो सब्जेक्ट होता है तो वो ऑब्जेक्ट माना जाता है। तो इसलिए हम पढ़ेंगे तुमको आर गिवन दिया जाता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि तुम जो उम्मीद करते हो, बल्कि जो तुमको दिया जाता है उसके लिए आभारी रहो। इट मे बी मोर ऑफ अ ब्लेसिंग देन यू थिंक। इट मे बी, ये हो सकता है, यहाँ पर जो मे है वो एक मॉडल वर्ब है और जिसका यूज हम पॉसिबिलिटीज के लिए करते हैं। इट मे बी, ये हो सकता है, मोर यानी ज्यादा, ऑफ अ ब्लेसिंग यानी किसी वरदान से, देन यानी अपेक्षा, यू थिंक जो तुम सोचते हो, यानी जो तुम सोचते हो उसकी अपेक्षा ये किसी वरदान से भी ज्यादा हो सकता है। तो गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।